लेकिन ये लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था वो था कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, कि हम अपने जिस्म में रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। हमने पहले कहा था कि दो तरह से होता है, एक होता है नर्वस कंट्रोल, क्या होता है जी, नर्वस कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए इधर देखो, रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। आपका जो आज का टॉपिक है वो हमारा है केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। पेज नंबर है बेटा हमारे पास, पेज नंबर है हमारे पास 113 पेज नंबर है, ठीक है जी। आपने कहना है कि जी केमिकल कंट्रोल, देखो बेटा बात है सिंपल सी है। जब भी रेस्पिरेशन का अमल होता है तो उसमें जो हमारा अल्टीमेट जो ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज से मिलता है, और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है बेटा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हमारे पास निकलना है। तो बेसिकली ये तो केमिकल ही हुआ ना, है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अब आप खुद मुझे बताओ कि अगर हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाएगी तो हमारा जिस्म क्या कहेगा कि इसको तेज़ी से बाहर निकालना चाहिए। तो तेज़ी से बाहर निकालने के लिए क्या होगा कि हमारा रेस्पिरेशन का अमल तेज़ होगा कम होगा, तेज़ होगा ना, तेज़ होगा कम होगा, तेज़ होगा। रेस्पिरेशन का अमल जो है वो, इसका मतलब है कि लफ्ज़ी मतलब बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा तो हमारे जिस्म में रेस्पिरेशन के प्रोसेस को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, रेस्पिरेशन के मुकाबले को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात ये नहीं है कि जी हमारे कहने से कि जी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो रेस्पिरेशन का अमल भी ज़्यादा हो गया। हम कहते हैं कि ये एक केमिकल है, ठीक है। अब ये जो केमिकल है ये जाएंगे अपने रिसेप्टर, मुतलका रिसेप्टर्स के पास। किसके पास जाएंगे? रिसेप्टर्स के पास जाएंगे, और हम उन रिसेप्टर्स को कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? कीमो रिसेप्टर्स। और आपको पता है कि हम कह चुके हैं कि कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, यानी कि रिसेप्टर्स की बता चुके थे कि ऐसे रिसेप्टर जो किसी केमिकल से स्टिमुलेट हो उनको कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं, कीमो रिसेप्टर, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। तो ये हमारे कीमो रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारे पास पाए जाते हैं कहाँ पर? देखिए जे एओर्टा है, क्या है? एओर्टा, ठीक है, नजर आ रहा है ना, एओर्टा है। एओर्टा क्या होता है? सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से खून को लेकर जाती है। जहाँ पे एओर्टिक अर्च आती है, देखिए एओर्टिक अर्च आती है, एक तरफ ये सर की तरफ जाएगा, एक तरफ है बाजू, और एक तरफ बाकी सिस्टम की तरफ जाएगा। तो इस जो एओर्टिक अर्च होती है इस जगह पर ये कीमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ये फौरन ब्रीथिंग सेंटर को हुक्म देती है कि जी आप डायाफ्राम को कहें कि वो कंट्रैक्ट हो, इंटरकास्टल मसल को कहें कि वो कंट्रैक्ट हो। जब वो इस तरह करेगा तो उससे क्या होगा? कंट्रैक्शन का अमल बढ़ेगा तो इंस्पायरेशन का अमल भी बढ़ जाएगा और एक्सपायरेशन का अमल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर वो कहता है कि हाँ आपके पास अगर ऑक्सीजन की मकदार कम होगी, है, ठीक है, या ऑक्सीजन की देखो अगर आपके पास ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि रेस्पिरेशन का अमल क्या होगा? स्लो होगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की मकदार कम होगी तो रेस्पिरेशन का अमल क्या होगा? तेज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेज़ हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि अगर आप कीमो रिसेप्टर्स की बात करते हैं वो स्टिमुलेशन तो होती है, वो असल में हाइड्रोजन आयन ही होते हैं जो इनको क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। क्या करते हैं? रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। तो अब बात हो गई हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन की, ठीक है ना। तो हमने एक पहले बताया था एक लफ्ज़
जब भी रेस्पिरेशन होती है उसका एक काम होता है कि वो मेंटेन द पीएच, मेंटेन द पीएच, समझ आई है, मेंटेन द पीएच। अगर हाइड्रोजन आयन, मैं कहता हूँ हाइड्रोजन आयन, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो रेस्पिरेशन का अमल बढ़ जाएगा, इसी तरह हाइड्रोजन आयन भी बढ़ेगी तो परसेंटेज बढ़ जाएगी तो रेस्पिरेशन का अमल भी बढ़ जाएगा। इसके मुकाबले में अगर ऑक्सीजन की मकदार बढ़ जाएगी तो रेस्पिरेशन का अमल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए आपके सामने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, तो हमारे पास ये डिफरेंट प्रोसेस है। मेरे बच्चे समझ आ गए कि नहीं? अब बात होती है कि हाइड्रोजन आयन कैसे पैदा होता है। देखो अब मैंने क्या करना है, हमने देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ठीक है ना, ये मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाते हैं, H2CO3। और ये कार्बोनिक एसिड फर्दर आयनाइज होकर इसमें हाइड्रोजन आयन और बाई कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे था कि नहीं था? हैं? अब ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है जब ये बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना बेसिकली हाइड्रोजन आयन को बढ़ाना है। जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड से रेस्पिरेशन बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन से भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो अब जो कीमो रिसेप्टर्स होंगे वो हाइड्रोजन आयन से स्टिमुलेट होंगे। तो बेसिकली दे आर सेंसिटिव विद द हाइड्रोजन आयन से, हाइड्रोजन आयन से। मेरे बच्चे समझ आइए कि नहीं? ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह वो कहता है कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अब देखिए अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास, देखो आपके पास ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हाइड्रोजन आयन ब्लड ब्रेन बैरियर को, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कैन नॉट क्रॉस, कैन नॉट क्रॉस, क्रॉस नहीं कर सकता। कौन बोला? का ए अपना कार्बन डाइऑक्साइड, अब सॉरी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन जो है ना ये क्रॉस नहीं कर सकते, ये क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा कि जब ब्लड से ब्लड ब्रेन बैरियर की तरफ जाना है तो ये क्रॉस नहीं कर सकेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैन क्रॉस, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड विल क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को वो क्रॉस करेगा, ठीक है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस करेगा तो फिर अंदर जाके फिर वही प्रोसेस होगा, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस होगा, तो ये वाला प्रोसेस दोबारा होगा। किस तरह बना? ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले जाएगा, हाइड्रोजन आयन को वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होगा। अब ये कीमो रिसेप्टर जो है को जो ब्रेन में है वो उसको स्टिमुलेट करेगा और उससे फिर क्या होगा? रेस्पिरेशन का अमल तेज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? या नहीं हुआ? अच्छा, इसी तरह सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, अब देखो भाई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ब्लड तो है नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर ये अमल जो होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेट नहीं होगा। हाँ, तो इस एंजाइम के लिए जो एंजाइम चाहिए वो वहाँ पर नहीं होगा, तो कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा है और हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा और बाइकार्बोनेट आयन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह जैसे डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अफेक्ट करेगी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, और जो है रेस्पिरेशन का अमल जो है वो उससे तेज हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट अब मैंने आपको ये जो खुलासे में मैं बता रहा हूँ वो मैंने आपको यही बताया
कि आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, दूसरी कंसंट्रेशन किसकी है बेटा? हाँ जी, हाइड्रोजन आयन की, और तीसरी क्या बताया था? ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये आप ज़हन में रख सकें, ठीक है। कीमो रिसेप्टर मैंने क्या बताया, एओर्टिक आर्च में, कैरोटिड आर्टरीज में, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है बेसिकली, तो ब्लड के जैसे ही ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ेगी तो रेस्पिरेशन का अमल बढ़ जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, रेस्पिरेशन का अमल कम हो जाएगा। तो बेसिकली करते कैसे हैं, जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो मैसेजेस लेकर कहाँ जाते हैं? सीधा रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि मेडुला ओब्लांगेटा में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा में जाते हैं। तो मेडुला ओब्लांगेटा में कौन जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? ब्रीथिंग प्रोसेस सेंटर होगा। हाँ, तो ये क्या करेगा? ये नर्व सिग्नल्स देगा। किसको देगा? सिग्नल्स देगा। किसको बोला? डायाफ्राम को। किसको? डायाफ्राम और इंटरकास्टल मसल्स। किसको बोला? इंटरकास्टल मसल को हुक्म देगा कि रेस्पिरेशन के अमल को बढ़ा दे, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर। तो फिर हमने कहा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है वो भी इफेक्ट करती है। हमने क्या बताया था कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयन और बाई कार्बोनिक आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन में भी इसको कम तेज करना, ठीक है ना। अब फिर तीसरा हमने बताया ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये हाइड्रोजन आयन का ये इसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये फिर इनडायरेक्ट होता है काम। कैसे बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्रॉस करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अंदर वाटर को H2CO3 बनेगा। फिर यहाँ से H और बाई कार्बोनेट। अब ये जो है वहाँ पे स्टिमुलेशन क्रिएशन होती है कि जी ब्रीथिंग के अमल को बढ़ाया जाता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन का अमल जो है ये पीएच को मेंटेन करता है। पीएच को क्या करता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, कार्बोनिक एसिड बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा और पीएच कम हो जाएगी और एसिडिटी फैल जाएगी। तो ठीक है, क्लियर है। तो इससे अब इतने अच्छे तरीके से ये हमारे सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा को कम क्लियर हो गया। अब हमने इसकी करनी है रीडिंग है बेटा। देखो पेज नंबर हमारे पास है, पेज नंबर देख आ रहा है ना, पेज नंबर केमिकल रेगुलेशन। देखिए कहता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, कीमो सेंसिटिव एरिया, सर्टेन chemical stimuli may determine how fast and deeply we breathe। कि कीमो बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमने रेस्पिरेशन कैसे करनी है। एज द बेसिक फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू मेंटेन द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो मेन रेस्पिरेशन का मतलब ही यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को प्रॉपर रखा जाए। मतलब है अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो ज़्यादा हो तो उसको कम किया जाए और ऑक्सीजन कम हो तो उसको ज़्यादा किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम ऑक्सीजन का भी जिक्र कर रहे हैं तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी जिक्र करेंगे। फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द रेट रेस्पिरेशन इट इज़ लाइकली डैट हाइड्रोजन अज्यूम टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। ये बेसिकली हाइड्रोजन आयन ही होता है जो इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। अफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द सेंसिटिव एरिया। मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ाओगे
रेस्पिरेशन का अमल भी बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ाओगे तो भी रेस्पिरेशन का अमल बढ़ जाएगा। इफेक्ट ऑफ ब्लड ऑफ हाइड्रोजन आयन एज इट हैज बीन डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ दैट इट मोस्ट लाइकली द हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं दैट प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट स्टिमुलेशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन रेट ऑफ रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। बट ब्लड हाइड्रोजन आयन कैन नॉट अफेक्ट द कीमोसेंसिटिव एरिया अलोन, सिर्फ हाइड्रोजन आयन अलोन भी इसको अफेक्ट नहीं करती हैं बिकॉज इट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। क्लियर हो गया। इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड द ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड can combine with water to form the carbonic acid, carbonic acid. This carbonic acid quickly dissociate into, टूट जाता है हाइड्रोजन आयन में and bicarbonate आयन में। Increase the concentration of carbon dioxide will increase the hydrogen and vice versa. These hydrogen ions stimulate the chemosensitive area. From the above discussion, it is provided that it is the primarily hydrogen ion that affect the rate of respiration rather than carbon dioxide. ये MCQs है, ये क्या है? MCQs है। कहता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता जितना हाइड्रोजन आयन कर सकते अफेक्ट। और अब देखो ये वो कर रहा था ब्लड की बात, अब बात करें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। The cerebrospinal fluid carbon dioxide has more potent effect on the chemosensitive area. Chemosensitive area पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन तो होती ही नहीं। एंड देन द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू लेस प्रोटीन बफर इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कंट्रोल करने का काम नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखो ये सफा भी हो गया। अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन नॉर्मल लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एट्रियल टिश्यू, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम। देखें सेंट्रल कंट्रोलर, ठीक है ना, सेंसर और इफेक्टर, सेंसर और इफेक्टर, इनपुट और आउटपुट। ये इनपुट जाता है, ये रियलाइज करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, स्प्लीन, ब्रेन स्टेम और ब्रेन स्टेम। हाँ वो हाँ ब्रेन स्टेम में मैंने आपको पहले बताया था 3 चीजें होती हैं। पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लेंगेटा होता है और सेरेबेलम होता है। ठीक, क्लियर हो गया। कॉर्टेक्स हो गया और अदर पार्ट ऑफ द ब्रांचेस। अच्छा ब्रेन। अब देखिए इनपुट सेंसर, अब देखो कीमो रिसेप्टर्स। किससे रिसेप्टर होते हैं? केमिकल से भी रिसेप्टर होते हैं और पेरिफेरल, ठीक है ना। और इसके अलावा पल्मोनरी रेस्पिरेटर्स एंड अदर रिसेप्टर्स, ठीक है, ये हर जगह। और इफेक्ट देखें मसल, डायाफ्राम, एबीओ और मसल, और इसके ऊपर वो पाए थे आर्म। क्या एक्सेसरी मसल मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये एक्सेसरी मसल भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये जी आज का हमारा टॉपिक ये तो खत्म हो गया। और बेसिकली हम ये भी पढ़ चुके हैं। देखो कोई इंसान अगर मुझे कहे कि तुम्हारा रेस्पिरेशन तुम क्यों करते हो, ठीक है ना, मैं कहूँगा कि मैं जिंदा रहने के लिए करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? जिंदा रहने के लिए करता हूँ, ठीक है ना। क्यों करते हो? क्योंकि मैं इसके थ्रू ऑक्सीजन को अपने जिस्म में लेकर जाता हूँ और कार्बन जो और वो जाके मेरे जिस्म में मेटाबॉलिज्म करती है। और ऑक्सीजन नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, और जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो मेरे पास नए प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। क्लियर? तो अब इस तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही होता है, ठीक है ना। आप मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ, अगर आप देखो आप हाथों पे ही करो, सर्दियों में यूँ करते फूक मारो गर्म होता, अभी मारो तो गर्म होता है, ऐसे है कि नहीं। तो अब इसी तरह ये मेंटेन, आप कुत्ता पीछे भाग जाता है, जिसम सारा गर्म हो जाता है, इतना गर्म कि फिल्म चल जाए। तो वो फिर क्या करते हैं,
वो हीट को अपने मुंह से लूज करता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है ना, और मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एस्पिरेशन। अच्छा, दो द एक्सपायरेशन वोलेटाइल सच एज अमोनिया कीटोन बॉडी अल्कोहल all associations are extracted here, ठीक है, क्लियर। A role of respiration in the circulation। अब है venous return क्या होता है और ब्लड प्रेशर। देखो इंस्पायरेशन में क्या होता है, इधर देखो, इंस्पायरेशन में क्या होता है कि चेस्ट फूल जाती है, पेरिफेरल सिस्टम में कंटेक्ट हो जाती है। जब हम वहाँ पे कंटेक्ट करते हैं तो जो ब्लड होगा वो आगे की तरफ पुश करेगा कि नहीं करेगा, पुश करेगा ना। तो यानी कि इसका मतलब है ये कितना इम्पोर्टेंट रोल। अगर ऐसा ना करता है तो अब वो क्या होता है कि खून जहाँ पड़ा है वहाँ पे पड़ा रहता, जहाँ पे लिम्फ पड़ा है वहाँ लिम्फ पड़ा रहेगा। तो इस तरह यानी कि ये एसिड, फिर देखे कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जितने ज़्यादा पैदा होती है उसको बाइकार्बोनेट की शक्ल से बाहर निकालती है, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन को बफर कर देती है। तो इस तरह ये एक एसिड बेस बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आए कि नहीं। फिर कहता है एस्क्रीशन, क्या कहता है एस्क्रीशन। दो द एक्सपेरिमेंटेशन वोलेटाइल सबसे अमोनिया कीटोन बॉडी एंड ऑयल्स आर एक्सक्रीटेड, ठीक है। तो 1300 टेम्परेचर हो गया जी सर। और इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस भी हो गया, एस्क्रीशन भी हो गया, और रोल ऑफ प्रोटेक्टिव क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। हाँ ये रोल ऑफ रेस्पिरेशन इन वीनस रिटर्न। अब हमें पता है कि वीनस रिटर्न जो होता है ना वो वेन्स के थ्रू होता है। क्या किसके थ्रू होता है, वेन्स के थ्रू होता है। कि अब देखो वीनस ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, देखो इंस्पायरेशन में क्या होता है, दिल की छाती खुली हो जाती है और ये फेफड़े तंग हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो खून होगा वो तेज से ऊपर जाएगा कि नहीं करेगा, है, समझ आइए ना। तो अब वो कहता है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द इंट्रा थोरेसिक प्रेशर इज डिक्रीज, देखो डिक्रीज हो जाता है, वाइल द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज इंक्रीज, वो बढ़ जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट फुल क्या है फैक्टर विच इंक्रीज द वीनस रिटर्न। व्हेन क्या है, व्हेन वीनस रिटर्न इज इंक्रीज, वीनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो उस स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज ड्यूरिंग द लाटर पार्ट ऑफ इम्पेयर्ड और अर्ली पार्ट ऑफ एक्सपायरेशन। वो कहते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है, तो इससे देखना अक्सर जो होते हैं दमे के पेशेंट हो जाए ब्लड प्रेशर के, तो उन्हें कफ होती है, कफ होती है, स्नीजिंग होती है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स जैसे शू शू करते रहते हैं, और एंड में रोल ऑफ एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वालोइंग के अंदर एपिग्लॉटिस का ख्याल करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आज की लेक्चर खत्म हो गया।